गाजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों से मुसलसल दूसरे दिन भी इजरायली फौज ने ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमले किए। हमले में 3 फ़लस्तीनी जवान हलाक हुए जबकि मुतअद्दिद अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए। हमले की तस्दीक करते हुए इजरायली फौज ने कहा है कि जुनूबी इलाकों से रॉकेट दागे जाने के बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक हलाक जवानों की शनाख्त मोहम्मद अल तातरी, मोहम्मद उबैदा और हम्माद अल नहल के तौर पर हुई है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इजरायली फौज ने रफा में वाक़ एक घर को निशाना बनाकर रॉकेट दागा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इतवार की शब को इजरायली फौज की छापामार कार्रवाई के बाद ही सरहदी इलाकों में कशीदगी फैली हुई है और झड़प के दौरान एक इजरायली फौजी हलाक हो गया, जिसके बाद इजरायली फौज के फ़िज़ाई हमले में 6 फ़लस्तीनी हलाक हुए थे। हमले में इंटेलिजेंस ऑफिस और अल-अक्सा टेलीविज़न स्टूडियो को भी निशाना बनाया गया था। गाजा में तशद्दुद के हालिया वाक़यात के बाद हमास और इसराइल के दरमियान पायदार जंगबंदी के लिए चल रही मुसालहती कोशिशों के रायगां जाने का खदशा पैदा हो गया है। इसराइली जारहियत के खिलाफ गाजा की पट्टी से फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने भी जनूबी इजराइल और साहिली इलाके अशकेलोन को निशाना बनाकर शदीद हमला किया। कहा जा रहा है कि 2014 के बाद पहली दफ़ा हमास की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर हमला किया गया है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक गाजा की पट्टी से 1 घंटे के दौरान कम अज़ कम 100 रॉकेट दागे गए। हमले से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई। लोग घरों से निकलकर बंकरों की तरफ भाग रहे थे और इसी कोशिश में 13 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि 19 साला एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। हमले में 2 इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इसराइली फौज ने गाजा के करीबी इलाकों और बीरशेबा और अशदोद के बाशिंदों को घर के अंदर या महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। एहतियात के तौर पर जनूबी इसराइल के तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर हमास की जानिब से 300 से ज़्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। हमास ने हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा है कि इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर फ्रांस का दौरा अधूरा छोड़कर के वापस लौटे इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हालात पुरअमन नहीं हुए तो इजराइल भी पूरी ताकत से जवाब देगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमास के साथ सीज़ फायर के फैसले का भी दिफा किया। I'm terrified. Me and my daughter, we cried before. A lot of people cried out on the stairs, going downstairs. And there's a lot of babies here. Everybody was evacuated outside, must stay outside. I hope that everything's going to be okay. हमास के हमले में साहिली और जनूबी इलाके में रहायशों के अलावा एक फौजी बस को भी निशाना बनाया गया है। हमले की ये वीडियो हमास ने जारी की है। इसराइल गाजा सरहद से गुजर रही बस को गाइडेड मिसाइल से टारगेट किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक जानिब बढ़ रही बस में अचानक आग के शोले उठने लगे और बस में कितने अफराद सवार थे इसका पता नहीं चल पाया है। इसराइली फौज के मुताबिक हमले में एक जवान हलाक हुआ है। बैन अक़वामी न्यूज़ एजेंसियों ने भी वीडियो के सही होने की तस्दीक की है। गुज़िश्ता दिनों हमास के जंगजू ने इसराइली शहर असकलान में भी पै दर पै कई रॉकेट दागे थे और मकामी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 2 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं। फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़ा मुस्तक़बिल करीब में हल होने की उम्मीद अगर कम ही नज़र आ रही है तो इसकी बड़ी वजह अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियां हैं। ये कहना है वाशिंगटन स्ट्रेटजी ग्रुप के सदर और साबिक खारजा सेक्रेटरी के नायब मुआविन जोएल रूबिन का। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की इंतज़ामिया ने सारी उम्मीदें इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से वाबस्ता कर ली हैं। उन्होंने कहा कि पायदार अमन को लेकर इसराइल का मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। मौजूदा वाक़यात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी अमन की उम्मीद कायम होती है तभी हमास पर हमला हो जाता है। अमेरिकी पॉलिसी की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि महमूद अब्बास और हमास को दरकिनार करके इलाके में कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। Has been trying behind the scenes to motivate some type of Israeli-Palestinian peace agreement. The Prime Minister Netanyahu met in Oman recently with the Sultan. He has been engaging with the White House. But perhaps this is part of that strategy where Israel, oftentimes when they're moving towards some kind of peace agreement or engagement, they then with the Palestinian Authority, they then take strikes at Hamas. That is the pattern, sort of a bit of a feint to one side and a feint to the other. And that could be what's happening as well. And if the Israelis are trying to, in a sense, tell their more hardline coalition partners that they're going to continue to engage and be tough on Hamas while they make
peace arrangements with the Palestinian Authority, that would be a good outcome. We have not seen that, however, but that could be a guess. The White House right now has really put all of its eggs in Netanyahu's basket regarding the Israeli-Palestinian conflict. They have no relationship with Mahmoud Abbas, the leader of the Palestinians. They clearly have antipathy towards Hamas. They've cut off aid to humanitarian organizations supporting the Palestinians. So the White House is all in with Netanyahu, and that puts them at a real weak position. If Netanyahu does something that is seen as irresponsible, the White House basically has no choice but to back him up. So the White House is in many ways in the passenger seat, not in the driver's seat on this issue. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं। हम उनसे बात करेंगे। फजलुर रहमान साहब, हमास की इतनी बड़ी कार्रवाई, क्या कहेंगे इसे? डिप्रेशन है या फिर सोची समझी हिकमत अमली, या फिर तबाही को दावत देने की जो आने वाले दिनों में इजरायली फौज की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये सिलसिला तो बहुत रोज से कायम है। ये जो है, इसमें दो तीन चीजें आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि इंटरनल जो पॉलिटिकल डिवीजन जो है विद इन पैलेस्टाइन लीडरशिप है, ये उसकी अक्कासी है। इधर 4-5 साल से बहुत सारे एफर्ट्स हो रहे हैं कि फतह और हमास को साथ लाया जाए। ये बार बार कामयाब होते हैं, बार बार फेल होते हैं। दूसरी बात यह है कि फतह इधर 2-3 साल से बहुत कमजोर हो गया है, और पर्टिकुलरली महमूद अब्बास साहब की पॉपुलरिटी और उनका पूरा कंट्रोल जो है पार्टी पे कम हो रहा है। तो हमास को ये मौका है असर्ट करने का। हमास को ये लग रहा है कि जैसे जैसे फतह कमजोर हो रही है, वैसे वैसे हम अपने आप को पॉलिटिकली कंसोलिडेट कर सकते हैं, और जो लीडरशिप डिवाइडेड थी पैलेस्टाइन में, उसको पूरी तरह अपने हाथ में ले सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ तक ये है कि अब वो बहुत जमाने बाद ऐसा हो रहा है कि इजराइल और हमास जाके निगोशिएट कर रहे हैं। उसकी दो वजह है। पहली बात तो ये कि फतह की कमजोरी, और दूसरी बात ये है कि इजराइल को ये लगता है कि हमास एक वहां का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर है, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशन है। लीडरशिप से निगोशिएट करने का ये कतई मतलब नहीं है कि उनकी अपनी कार्रवाई को बंद कर देंगे, या किसी तरह की ढील बरतेंगे, या किसी तरह का कोई पॉलिटिकल स्पेस देंगे हमास लीडरशिप को, ताकि वो अपने आप को फर्दर मजबूत कर सके। बिल्कुल, लेकिन खारजी उमूर से जुड़े हुए एक सीनियर अमेरिकी एहलकार का ये कहना है कि अमेरिकी पुट्स देयर ऑल एग इन नेतन्याहू बास्केट। उनका ये कहना है कि किस हद तक सही है? नहीं, राइट की बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ट्रंप के आने के बाद जो इजराइल को जिस तरह की ताकत मिली है, खास करके डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेंथ मिली इजराइल को, मिलिट्री स्ट्रेंथ तो खैर बहुत ही इजराइल उनको अमेरिका उनको प्रोवाइड करता रहा है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ मिली है और जिस तरह से इजराइल ने एसेट करना शुरू किया है, उसकी 2-3 मिसालें आपके पास हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने एक तरफा जो है अपनी एम्बेसी को वहां शिफ्ट कर दिया, जेरूसलम में शिफ्ट कर लिया। उसके बाद लगातार वो ये कहते रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, जिस तरह की इजरायली लॉबी वहां पे काम कर रही है। तो सारी की सारी चीजें देखिए, जो पूरा का पूरा सियासी मंजरनामा है वो बहुत ही ऑब्वियस है। उसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है कि ट्रंप के आने के बाद एक इजराइल एक बहुत ही मजबूत एंटिटी बन के उभरा है, और उसमें किसी तरह का कोई रप्चर या कोई डिफरेंसेस नहीं है ये चीजें। लेकिन जब तक कि देखिए, फिलिस्तीन का मामला ये है कि फिलिस्तीन के जो हालात हैं उसके लिए इंटरनल सिचुएशन कम जिम्मेदार है। जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है, रीजनल पॉलिटिकल ऑर्डर, जो ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर है, जब तक उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं सोच सकते या हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इजराइल या फिलिस्तीन के अंदरूनी हालात जो हैं किसी या किसी तरह मुस्तहकम होंगे। और जहां तक ये बास्केट वगैरह की बातें हैं, उनकी सारी चीजें उनके साथ हैं, तो इजराइल और अमेरिका का साथ तो जनाब बहुत ही पुराना है, मतलब जमाने से है, जब से इजराइल एग्जिस्टेंस में आया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब अपनी अहम राय इस खबर पर रखने के लिए। साहिली शहर हौदेदाह में यमन की सरकारी फौज के हमले में कई हौसियों के हलाक होने की इत्तला है। फौजी तर्जुमान ने हमले के दौरान मुतादिद हौसी जंगजुओं को गिरफ्तार करने का भी दावा किया है, और यह हमला जुनूबी इलाके अल जाय में वाक़े दमित में हुआ। इसे हौसियों का आखिरी मजबूत ठिकाना माना जा रहा है। दोनों जानिब की फौजें अब साहिली इलाकों से निकल करके शहर के रिहायशी इलाकों में एक दूसरे से नबर्द आजमा हो चुकी हैं, और दोनों जानिब से मोर्टार, एंटी एयरक्राफ्ट गन और शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक हमले में 7 शहरियों को हलाक होते हुए उन्होंने देखा है, और इसकी वजह है तिब्बी सहूलियात बुरी तरह से इससे मुतासिर हो गई हैं। छोटे अस्पतालों के स्टाफ जान बचाने के लिए बड़े अस्पताल में मुंतकिल हो गए हैं। बाज़ियों की जंग की वजह से लाखों अफराद खुराक और दवाओं की ज़बरदस्त किल्लत का सामना कर रहे हैं। रियाज में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए तुर्की अल मालिकी ने सीज़फायर की खबर की तरदीद करते हुए कहा कि हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। दरअसल पीर के रोज हौदेदाह में फ़ज़ाई और ज़मीनी जंग में
नरमी आने के सबब सीज फायर की उम्मीदें बढ़ने लगी थीं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जंग में आई शिद्दत के बाद अमेरिका और इंग्लैंड ने इलाके में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। यमन में मुकीम अक़वाम मुत्तहिदा के अहलकार ने हमलों में आई कमी का खैर मकदम करते हुए इसे मुस्बत शुरुआत बताया था, लेकिन महज 24 घंटे के अंदर ये उम्मीदें फिर टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। इत्तेहादी फ़ौज के तर्जुमान तुर्की अल मालिकी ने रियाज में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि जंगबंदी का सारा दारोमदार हौसियों पर है। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी फ़ौज सियासी तौर पर मौजूदा तनाज़े का हल चाहती है, लेकिन इससे कबल हौसी जंगजुओं को क़याम अमन के लिए संजीदगी का मुज़ाहरा करना होगा। उनका कहना है कि अमेरिका से बातचीत करने के बाद ही हमलों में नरमी आने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 3 सालों से इत्तेहादी फ़ौज ने बर्री, बहरी और फ़िज़ाई रास्तों पर बंदिशें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 2 करोड़ यमनी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं। यमन में जंगबंदी और क़याम अमन की कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त के आसार ज़ाहिर होने लगे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका ने इत्तेहादी फ़ौज पर सीज़ फायर के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसके नतीजे में इत्तेहादी फ़ौज ने 50 ज़ख्मी हौसी जंगजुओं को शराइत के साथ इलाज के लिए ओमान भेजने पर रजामंदी दे दी है। इंग्लैंड के वज़ीर ख़ारजा जर्मी हंट ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यमन का मौजूदा बहरान ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। रियाज दौरे के दौरान उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब के आला ओहदेदारों से मुलाकात करके उन्हें जंगबंदी की तरफ माइल किया। उन्होंने हौसी जंगजुओं को भी मुस्बत रुख अख्तियार करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि दोनों फरीक इश्तियाल अंगेज कार्रवाई से परहेज करें। One bit of positive news is that today the Saudis confirmed to me that they are willing to allow the evacuation of 50 wounded Houthi fighters to get medical treatment in Oman, subject to conditions about who travels with them. This is potentially very significant because this has always been one of the conditions the Houthis have made on their attendance at the peace talks that are scheduled to happen at the end of November. And if this unblocks that, then that makes the prospect of those peace talks happening more real, and that will be very important. I do detect a real willingness to try and make these talks successful, and the Saudis are willing to play their part in confidence building measures, but the Houthis also need to do that as well, and that means no more missiles coming in from Yemen into Saudi Arabia, no more drones coming in, because those too are the things that provoke some of these strikes. मस्कट में मुनक्किद इंटरनेशनल रोड यूनियन यानी कि IRU की वर्ल्ड कांग्रेस में इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल को हल करने पर गौर खोज किया गया। कांग्रेस में दुनिया की 75 ममालिक की वफद ने शिरकत की। तमाम बड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के नुमाइंदे इस बात पर मुत्तफिक थे कि आलमी सतह पर इस इंडस्ट्री को फ़रोग देने के काफ़ी मौक़े हैं, लेकिन अमली तौर पर इसे हासिल करने में कई दुश्वारियों का भी सामना है। मीटिंग के दौरान इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। खलीजी ममालिक में मौजूद मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए 25 ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्टेशन के जदीद ज़राए पर भी चर्चा की गई। उम्मीद है कि आइंदा दहाई तक खलीजी ममालिक में बिना ड्राइवर के ट्रक और फ्लाइंग टैक्सी का भी इस्तेमाल होने लगेगा। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए हाइड्रो ट्रांसपोर्टेशन ज़राए के इस्तेमाल के इम्कानात पर भी गौर खोज किया गया। मीटिंग के दौरान टैक्सेस और टैरिफ चार्ज को लेकर भी एक वाज़ेह हिकमत अमली पर बात हुई है। The most important thing of the Muscat Compact is that it will bring governments together with business, so that instead of one speaking in one corner and the other speaking in the other corner, and then we just don't match, we actually will be speaking the same language with the same objectives, so that in all of our objectives, whether it be economic, social, or environmental, that we will achieve the same objectives by working together. We used to have 100% inspection at the sea borders or the airports. Now we have 12%. Especially we dropped to 12% for the customs and 16% for the government agencies. And we have an aggressive globally benchmark target of 2%, which is nobody's doing at the moment, and I think that's an aggressive target we're heading to, because to position ourselves in the top 10, we have to be as good as everybody in the top 10. एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ।
आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। शुमाली लीबिया के कमांडर खिलाफा हफ्तार पार्लियामेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं और इतालवी वजीर आजम गिउसेप कोंटे ने उनका खुद इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गद्दाफी की मौत के बाद से लीबिया खाना जंगी का शिकार है। तेल और कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क के इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। इतालवी हुकूमत की पहल पर सभी मुतहारिफ फरीकों को एक प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश की गई। मीटिंग में शामिल होने के लिए लीबिया के वजीर आजम पहले ही पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और गुज़िश्ता 5 माह के दरमियान हरीफ ग्रुप के दरमियान ये पहली मीटिंग होगी। जमाल खाशोगी कत्ल मामले पर आलमी सियासत भी गरमाई हुई है और एक जानिब सऊदी अरब के वो हलीफ हैं, खास तौर से वो ममालिक हैं जो कि कत्ल को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं, लेकिन बराह रास्त इसमें शाही खानदान के किसी फर्द की शमूलियत की बात नहीं करते। बरखिलाफ इसके उनका इल्ज़ाम है कि तुर्की इस मामले में सियासी फ़ायदा उठाना चाहता है। फ्रांस भी इसमें शामिल है। फ्रांस का कहना है कि तुर्की सदर तैयब अर्दगान इसे सियासी रंग देना चाहते हैं। फ्रेंच वजीर ख़ारजा ने एर्दोगान के इस दावे को खारिज किया कि खाशोगी कत्ल मामले में जुड़ा टेप फ्रांस को सौंपा गया है। मैं जानता हूं कि 24 अक्टूबर को हमारी खुफिया एजेंसी ने फ्रांस की इंटेलिजेंस से इत्तलात का तबादला किया था। उनकी दरख्वास्त पर टेप और आवाज का नमूना दिया गया। हमने दूसरे ममालिक के साथ भी इत्तलात शेयर की है। फ्रेंच वजीर खारिजा कह सकते हैं कि उन्हें इसकी इत्तला नहीं है। बहरहाल उनके लिए ये आम बात है कि हमारे सदर पर सियासत करने का इल्जाम आयद करें। siyasi bir oyun oynamakla itham etmesi son derece terbiyesizliktir. Bunlar मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर फ्रांस इसे कत्ल बांधने से ही इनकार कर दे। हालांकि सऊदी अरब इसे तस्लीम कर चुका है। ये देखना होगा कि कौन किस तरह की डील कर रहा है। कई मुल्क और सियासतदान बहुत जल्द कत्ल से ही इनकार कर देंगे। उधर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी जो बरतानवी ख़ारजा सेक्रेटरी हैं जर्मी हंट, उन्होंने कहा कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कातिलों को जल्द अज जल्द कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाएगा। रियाज दौरे के दौरान बैन अक़वामी न्यूज़ एजेंसी के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही मामले की जाँच शुरू होगी और जाँच एजेंसियाँ इस हवाले से कोई ठोस बात सामने लाएंगी। I talk very frankly about our concerns about what happened and how important it is for Saudi's strategic partners to know that this cannot and will not happen again. And the first step in that process, not the only step, but the first step in that process is to make sure there is proper accountability for the people who were responsible, both the people who committed the act, but also the people who gave the orders for the act. But I was led to believe that certainly the legal processes are going to be starting very soon indeed, and we should hear something about that quite shortly. लेकिन दूसरी तरफ कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इस बात की तस्दीक की कि कनाडाई एहलकारों ने जमाल खाशोगी की मौत से मुतालिक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है। पेरिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की ने इस हवाले से तमाम मामूलात फराहम कनाडा को की है और गौर करने वाली बात यह है कि ट्रूडो मगरबी ममालिक के पहले लीडर हैं जिन्होंने ऑडियो टेप सुनने की तस्दीक की है। जनूबी कैलिफोर्निया के मालिबू साहिल के पहाड़ी और जंगलाती इलाके में लगी आग से मरने वालों की तादाद 42 पहुंच चुकी है। हालिया बरसों में कैलिफोर्निया में आतिशज़दगी का यह सबसे भयानक वाक़या है और इसकी वजह से 2 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों इमारतें और हज़ारों मकानात तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों अफराद अभी भी लापता हैं। काउंटी शेरिफ के मुताबिक 228 अफराद का नाम लापता लोगों की लिस्ट में दर्ज है। गुज़िश्ता जुमेरात से शुरू हुई आग मुख्तलिफ इलाकों को अपनी चपेट में लेती जा रही है और इसकी जद में आने से आज 2 और अफराद फौत हो गए। अमेरिका कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ाम में मुलव्वस पादरियों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई आइंदा फरवरी तक मौखर कर दी है। ये कार्रवाई फैसला वेटिकन की दरख्वास्त के बाद लिया गया। कॉन्फ्रेंस के सदर कार्डिनल डेनियल डी नाडो ने कहा कि इस हवाले से कोई फैसला फरवरी में आलमी मीटिंग के बाद लिया जाएगा। तनाज़ा सामने आने के बाद अकीदतमंदों के नज़दीक कैथोलिक चर्च का तसद्दुक और तकद्दुस बुरी तरह से पामाल हुआ है और अमेरिका के साथ साथ चिली, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड समेत तमाम मुल्कों में कैथोलिक चर्च और पादरियों को शक की नजरों से देखा जाने लगा है। At the insistence of the Holy See, we will not be voting on the 2 action items in our documentation regarding the abuse crisis, that is, the standards of accountability for bishops and the special commission for receiving complaints against bishops.
The Holy See has asked that we delay voting on these so that our deliberations can inform and be informed by the global meeting of the conference presidents that the Holy Father has called for February 2019. यूरोपीय और चीन के बाद अमेरिका ने भी अब जापान पर इक्तिसादी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जापान दौरे पर आए अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने वज़ीर आज़म शिंजो एबे पर जोर दिया है कि अमेरिका मसनूआत के साथ बराबरी का सलूक किया जाए। उन्होंने कहा कि बाहमी इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि जापान ट्रेड सरप्लस में कमी लाए। बाज़ियों की चंद दिनों कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जापान की तनकीद करते हुए कहा था कि अमेरिकी दरामदात को रोकने की कोशिश की जा रही है। Japan is an indispensable trading partner for the United States. But as you've discussed with President Trump on many occasions, the United States has had a trade imbalance with Japan for too long. And American products and services too often face barriers to compete fairly in Japanese markets. But the best opportunity for free, fair, and reciprocal trade will come in a bilateral trade agreement. Mr. Prime Minister, we welcome the decision that you and President Trump reached in September to begin negotiations on a bilateral trade agreement. The pressure campaign will continue. The sanctions will remain in full force until we achieve the final, fully verified denuclearization of North Korea. और आगे बढ़ते हैं खबरों के इस सफर में। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज़। सिंगापुर में आज से जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का सरबराही इजलास शुरू हुआ है। बाहमी ताउन और इश्तराक को फ़रोग देने वाला ये इजलास 2 सतह पर मुनक़िद हो रहा है और 21वें चाइना आसियान समिट में चीन और 10 आसियान ममालिक शामिल होंगे, जबकि 13वीं शमाल मशरक़ी समिट में चीन के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया भी शामिल होंगे। इसमें 10+3 समिट इसे कहा जाता है। समिट में चीन की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म ली केकियांग कर रहे हैं। गुज़िश्ता 11 सालों में किसी चाइनीज़ वज़ीर आज़म का ये पहला सिंगापुर दौरा है और दौरे के दौरान चीनी वज़ीर आज़म आसियान लीडरान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर बातचीत करेंगे। वाज़ेह है कि दुनिया की आबादी का 50% हिस्सा चीन और आसियान मुल्कों में आबाद है। चीन आसियान समिट की इस साल सदारत भी कर रहा है। इधर एटीपी आलमी दर्जाबंदी में सर फहरिस्त नोवाक जोकोविच ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एटीपी मास्टर्स फाइनल में शानदार शुरुआत की है। लंदन के एरिना 2 में खेले गए अपने पहले मुकाबले में 10वीं सीड वाले अमेरिका के जहान इजनेर को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। एटीपी सर्किट में अपनी ताकतवर सर्विस के लिए मशहूर इस्नेर की सर्विस में आज उनका साथ नहीं दिया। गुज़िश्ता 5 माह से बेहतरीन टेनिस खेल रहे जोकोविच इस मुकाबले में अपने पूरे रंग में दिखे। 14 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके जोकोविच ने पहले सेट के 5वें गेम में ब्रेक हासिल किया, जो बाद में फैसला कुन साबित हुआ। दूसरे सेट में जोकोविच 2 दफा इजनेर की सर्विस तोड़ने में कामयाब रहे। 5 दफा मास्टर्स फाइनल का खिताब जीत चुके जोकोविच कुर्तेन ग्रुप में पहले मकाम पर हैं। जबरदस्त फॉर्म में चल रहे ब्रिटेन के लेविस हैमिल्टन ने ब्राजील ग्रां प्री में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सीजन में 10वां खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही मर्सिडीज टीम ने मुसलसल 5वीं दफा कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया। वाज़ेह हो कि हैमिल्टन ब्राजील ग्रां प्री से कबल ही ड्राइवर चैंपियनशिप का खिताब अपनी झोली में डाल चुके थे। पोल पोजीशन से रेस की शुरुआत करने वाले हैमिल्टन को शुरुआत में रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टैपेन से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।